नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज के एनालिसिस में हमारे पास जो स्टॉक है उसके पास यूनिलीवर, लॉरियल, बेयर्स ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बड़े बड़े नाम क्लाइंटल लिस्ट में हैं। और वो कंपनी एसीटोन और फिनॉल जैसे सेगमेंट्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। यहाँ पे बताई गई चीज़ें मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं। इसे किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन से टिप्स ना लीजिए। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। सो लेट्स बिगिन। आज के स्टॉक का नाम है हमारे दीपक नाइट्राइट। और अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का कारोबार केमिकल सेक्टर में है। मार्केट कैप 28,000 करोड़ के आसपास है। और दो इन्फॉर्मेशन कंपनी की, जैसे मैंने बताया, कंपनी की क्लाइंटल लिस्ट में बेयर्स ऑयल, यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, लॉरियल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल और एसीटोन की। अगर फिनॉल और एसीटोन की बात करें तो ये मेनली पेंट्स में यूज़ होती हैं, वाटर डिस्चार्ज में यूज़ होती हैं, प्लास्टिक में यूज़ होती हैं। इसका यूज़ केस आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रो होने वाला है इन नियर फ्यूचर। और उसका मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो कंपनी शुरू हुई थी 1970 और कंपनी का सबसे पहला आईपीओ आया था 1971 को, जो 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। सिंस 1971 में इसका आईपीओ आया था। बहुत पास डेटा है तो हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि कितने रुपए में ये आया था। और 1972 में कंपनी ने फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करी सोडियम नाइट्रेट की और सोडियम नाइट्राइट की। और ये प्रोडक्शन इन्होंने नंदेसारी गुजरात में शुरू करी थी। और जैसा मैंने आपको बताया, गुजरात, महाराष्ट्र केमिकल कैपिटल स्टेट्स हैं एक तरीके से। जितने भी इंडिया में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है मेजॉरिटी गुजरात और महाराष्ट्र साइड होती है। आगे बढ़ते हैं 1979। DFPCL, अगर इसमें इसका बताऊं मोटा मोटा, दीपक ग्रुप का ही ये एक इनिशिएटिव है, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल। और ये अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। अब ये किसी भी तरीके का लिंक नहीं रखता है दीपक नाइट्राइट या दीपक केमिकल से। और ये मेनली फोकस करता है पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स में। और बाय 2000 कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करा था। दीपक नाइट्राइट की बात कर रहे हैं अब हम। ये एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल, रबर केमिकल और भी कई सारे सेक्टर्स में कंपनी ने पोर्टफोलियो डाइवर्स करा था। और 2017 में कंपनी ने एक और वेंचर स्टार्ट किया है, दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड। और यहाँ पे कंपनी मेन फोकस है इनका फिनॉल, एसीटोन और क्यूमिन जैसी चीज़ों में। और ये अंडर दीपक ग्रुप लाई करती है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी का 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है फिनॉल और एसीटोन में। तो कंपनी ने उसी को ध्यान में रखते हुए एक और वेंचर स्टार्ट करा, दीपक फिनोलिक्स, जहाँ पे मेनली वो इन्हीं पे ही कंसंट्रेट करेंगे और 50% का मार्केट शेयर यहाँ से वो ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और 2020 में कोविड ईयर के टाइम जब केमिकल सेक्टर में बूम आया, तो दीपक नाइट्रेट इंडिया की लीडिंग केमिकल कंपनी थी जो कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाया। और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का अगर मैं बताऊं तो एग्जाम्पल से, अगर यूएस को एक वैक्सीन का ऑर्डर देना है और वैक्सीन के केमिकल कंपोनेंट सब सेम है चाइना और इंडिया में, तो यूएस 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम चाइना को देगा और वहीं 40% ऑफ द टोटल वॉल्यूम कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, जहाँ पे लेबर चीप होती है, वहाँ देगा एज अ बैकअप। तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट इंडिया के लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने बेनिफिट उठाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट की बात करें तो इनके चेयरमैन है दीपक सी मेहता, इनके सीईओ है मौलिक मेहता और सीएफओ आते हैं इनके संजय उपाध्याय। लोकेशंस की बात करें, लोकेशंस कंपनी की कई ज़्यादा हैं। इन टोटल 6 लोकेशंस हैं। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है इनकी नंदेसारी गुजरात में। ये ओल्डेस्ट प्लांट है और यहाँ पे कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड मेनली
सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट, डाइज और एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होते हैं। कंपनी की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दहेज गुजरात में है। ये बात ध्यान रखिए, ये दीपक नाइट्रेट की नहीं है, दीपक फिनोलिक्स की है, जो कि कंप्लीटली फिनॉल और एसीटोन प्रोडक्शन के लिए बनाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी के अंदर फ्लोरिनेशन प्लांट शुरू हुआ है और कंपनी ने बीटीएफ प्लांट भी शुरू करा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस चीज़ के स्पेशलाइजेशन में आता है, तो ये थोड़े साइंटिफिक टर्म्स हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, बट कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम सबसे टॉप में है, तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा ये मेरे साथ, ये थोड़े साइंस रिलेटेड आ जाता है। तीसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो रोहा, महाराष्ट्र में दीपक नाइट्राइट ने उन्हें एक्वायर करा था, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेनली डाइज, पिगमेंट्स और एग्रोकेमिकल में यूज़ होती है। और चौथे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो वो है तलोजा, महाराष्ट्र में। ये हाइड्रोजनेशन प्लांट है, 1995 में शुरू हुआ था, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हाइड्रोजनेशन, टोल्यूडाइंस, फ्यूल एडिटिव्स, ये सब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंडर आता है। अब पांचवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बढ़ते हैं, तो पांचवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैदराबाद, तेलंगाना में है। यहाँ पे ये यूनिट कंपनी ने एक्वायर करा है, एक्वायर वसंत केमिकल्स का इन 2006। ये बात ध्यान रखिए, वसंत केमिकल को पूरा एक्वायर नहीं करा है, वसंत केमिकल के डिवीजन को एक्वायर करा है, DASDA डिवीजन। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, DASDA डिवीजन क्या होता है। केमिकल कंपाउंड होता है, वो डिवीजन कंपनी ने एक्वायर करा है फ्रॉम वसंत केमिकल्स। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। और सिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है हैदराबाद, तेलंगाना में, जो भी बहुत रिसेंट शुरू हुआ है, मार्च 2025 को ही। और यहाँ स्पेशलाइजेशन है पॉलीकार्बोनेट कंपाउंड्स की। और अगर मैं पॉलीकार्बोनेट कंपाउंड्स बताऊं, जैसे फ्रिज हो गया, अवन हो गए, वहाँ पे वो जिस तरीके के मटेरियल का बनता है, तो पॉलीकार्बोनेट कहीं ना कहीं वैसे रिसेंबल करता है। और पॉलीकार्बोनेट अंडर ऑटोमोटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मैंने फ्रिज बताया आपको, ऑटोमोटिव्स में भी, गाड़ियों में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हाई परफॉर्मेंस अप्लायंसेस, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पॉलीकार्बोनेट कंपाउंड यूज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में केमिकल सेक्टर 7% ऑफ द टोटल GDP कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम इंडिया को ग्लोबल लेवल पे देखें, 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। और सिर्फ एशिया में देखें तो एशिया में 3rd लार्जेस्ट है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, 2025 के एंड में केमिकल सेक्टर 304 बिलियन तक पहुंचने वाला है, जो कि 2024 की स्टार्टिंग में 220 बिलियन के आसपास था। और बढ़ने वाला है कितनी, CAGR ऑफ 9.3, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन पॉलिसी के अंडर इंडिया $284 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस करने वाली है, जिससे 33.83 मिलियन जॉब्स बाय 2035 क्रिएट होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम स्ट्रक्चरल ग्रोथ देखें कि इंडिया में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो केमिकल सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं, तो वो है सप्लाई चेन डायनामिक्स। सप्लाई चेन की बात करें तो आफ्टर कोविड बूम, बहुत सारी केमिकल कंपनीज ने बहुत प्रॉफिट बनाए हैं, और वो प्रॉफिट सब वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जिससे सप्लाई चेन काफ़ी ईज हो रही है, डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ रही हैं, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी फेवर कर रही हैं हमारे इंडियन केमिकल सेक्टर को। जैसा आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंडर, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, 2024 टू 2025 इसी साल इंडिया के केमिकल सेक्टर को 1.62 लाख करोड़ की फंडिंग मिली है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो प्रमोटर होल्ड करते हैं 49.3। ये कंसर्निंग कब हो जाता, जब DIIs की भी होल्डिंग कुछ नहीं होती, या DIIs और FIIs की होल्डिंग कम होती है और रिटेल यहाँ ज़्यादा होता। बट प्रमोटर की होल्डिंग 49.3 है, DIIs 23.2% होल्ड करते हैं, FIIs 6.6%, और वहीं रिटेल 20.8%। ये काफ़ी एक
स्वीट पैटर्न बोल सकते हैं इसको, कि बहुत सारे प्रमोटर्स भी आ गए, रिटेल्स भी आ गए, DIIs भी आ गए, और ये सारे काफ़ी एक सूटेबल नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से प्रमोटर्स के नाम देख सकते हैं, आप यहाँ DIIs के नाम देख सकते हैं। कंपनी ने FIIs डिस्क्लोज नहीं करे हैं अपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स में अगर हम PE की बात करें तो दीपक नाइट्राइट का करेंट PE 40 to 45 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का करंट PE 65 to 70 के आसपास है। और इंडस्ट्री का अगर हम एवरेज PE देखें तो 50 से 60 के आसपास है। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं दीपक नाइट्राइट अभी सही वैल्यू में है। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2015 में 20% का डिविडेंड दिया था, वही 2024 आते आते 13% का डिविडेंड हो गया है। तो एवरेज डिविडेंड देखें तो 15% का है, विच इज़ फाइन, बिकॉज कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, डिविडेंड के लिए नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैट की अगर हम बात करें तो आप ये रीजन में देख सकते हैं कि बिफोर कोविड सस्टेन कर रही है कंपनी प्रॉफिट्स अपने, और ग्रो भी कर रही है स्लाइटली। ड्यूरिंग कोविड आप देख सकते हैं कंपनी ने कितने रोबस्ट नंबर्स दिए हैं। और आप एक चीज़ ये भी नोटिस करिए कि ये कोविड ईयर के एंड के बाद कंपनी डिक्लाइन में जा सकती थी, बट कंपनी नहीं गई। कंपनी ने अपने प्रॉफिट सस्टेन करे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। और आप अगर ये देखें 2021 से 2022, माफ़ कीजिए 2020 से 2022, तो हर सेक्टर में 10 से 8 साल के बीच कोई एक साल आता है पूरा फट जाता है। तो कोविड भी केमिकल सेक्टर्स के लिए वही था। अब हम आगे चलते हैं। EPS की बात करें तो 2015 में कंपनी का EPS 5 था, वहीं 2024 में देखें तो कंपनी का EPS 59 के आसपास है, जो कि हमें अगर हम CAGR कैलकुलेट करें मोटा मोटा तो 23.5% का CAGR है। डेट टू एसेट की बात करें तो डेट कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास है मोटा मोटा, और एसेट देखें तो कंपनी के पास 6000 करोड़ के आसपास है। अगर हम कैलकुलेट करें डेट टू एसेट तो वो मोटा मोटा 0.2 आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में दीपक नाइट्राइट को लाता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है, या तो वो काफ़ी डेट सेंट्रिक हो जाती है, डेट बहुत होता है, या तो कोई कंपनी होती है जो बहुत ज़्यादा एसेट्स रखती है अपने पास, जो बहुत कंजर्वेटिव साइड होता है। बट दीपक नाइट्राइट ने काफ़ी वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखा है अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो में अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें, कंपनी ने पोस्ट कोविड के बाद भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना रही है। कंपनी का इन्वेंट्री अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन में है, होने का मतलब है कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में, इसलिए इन्वेंट्री डिक्लाइन होती है। एक एक्सेप्शन है, 2024 में डिक्लाइन नहीं हुई, बट 5 साल में एक दो बार चलता है ऐसा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम देखें तो कंपनी मर्जर कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, मैंने पहले ही दिखा दिया था लोकेशंस में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें कंपनी लोन्स रिपे करती हैं, डिविडेंड्स देती हैं, एक हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन कर रही है कंपनी। पीयर्स की बात करते हैं। पीयर्स में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लिंडे इंडिया और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स से हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अगर हम करेंट मार्केट प्राइस अपने दीपक नाइट्राइट से कंपेयर करें तो 2 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा है। और वही बात आई SRF की। SRF काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बट ये एक जगह दीपक नाइट्राइट से पीछे हो जाता है, वो है इसका डेट। कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीपक नाइट्राइट। डेट ज़्यादा होने के कारण ही कंपनी के EPS में हम इफेक्ट देख सकते हैं 38 और 54 का। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो हम जब रिकॉर्ड करते हैं 1-2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करते हैं, पब्लिक होने से पहले, तो नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोटा मोटा सेम रहते हैं नंबर्स। और पिडिलाइट की अगर बात है तो पिडिलाइट A क्लास कंपनी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपके पास रिस्क एपिटाइट है तो दीपक नाइट्राइट इज़ अ गुड चॉइस, बट पिडिलाइट इज़ अ A क्लास चॉइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन कॉल की बात करते हैं तो कंपनी के तीसरे क्वार्टर का रेवेन्यू
1900 करोड़ के आसपास आया है, जो कि 5% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन में है और क्यू ऑन क्यू बेसिस में 6% का डिक्लाइन है। और अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 1600 करोड़ डोमेस्टिक से आया है, वहीं 269 करोड़ एक्सपोर्ट से आया है। 85-15 का रेशियो है। और कंपनी ने रेवेन्यू डिक्लाइन के रीजंस दिए हैं। प्लांट आइडल था, और प्लांट आइडल होने के रीज़न कंपनी ने बताया रॉ मटेरियल के प्राइजेस हाइक हैं, और लैग देख सकते हैं कंपनी एक उनके सप्लाई चेन में। और वहीं कंपनी ने ये भी बताया है स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है फिनोलिक्स की, बट बिकॉज ऑफ शेड्यूल्ड मेंटेनेंस शटडाउन कंपनी वो फुलफिल नहीं कर पाई। और कंपनी ने ये बताया है कि अगले क्वार्टर से इम्प्रूव होगा और सेल्फ रिलायंस ऑन डोमेस्टिक सप्लाई कंपनी हो जाएगी। कंपनी ने ये भी बताया है वो और नए प्रोडक्ट्स और अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे उनके मार्जिन्स इन Q4 काफ़ी अच्छे होंगे। तो यही थे हमारी कौन तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।